तो दोस्तों चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूजीडब्ल्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर। मतलब जो सैम्पल आरईएपी का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि यूजीडब्ल्यू की वेबसाइट में अवेलेबल है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसिडर ए रोप फिक्स्ड एट बोथ एंड्स अंडर टेंशन सो दैट इट्स हॉराइजॉन्टल। मतलब आप एक ऐसा रोप मान लो जिसको दोनों एंड से हमने फिक्स कर दिया है। नाउ द राइट एंड इज कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेटेड। राइट एंड इज कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेटेड मतलब ये जो राइट एंड है इसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं एट ए हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है। से v इज इक्वल टू 100 हर्ट्स, इसको हम 100 हर्ट्स मान लेते हैं। एंड इन ए डिरेक्शन अलोंग द रोप मतलब ये ऐसे करके ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे करके रोप के डिरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज नेग्लिजिबल। अच्छा, जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे हमारे पास वो नेग्लिजिबल दिया है हमारे पास। द ऑसिलेशन ट्रेवल्स अलोंग द रोप एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट एंड। मतलब ये जो रोप है हमारे पास, ये रोप यहाँ पे लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट साइड से धक्का खा के रिफ्लेक्ट होके ये राइट साइड वापस ऐसे आ रहा है, ऐसे। लेट द टोटल लेंथ ऑफ रोप भी एल। जो टोटल लेंथ है यहाँ पे हमारे पास रोप का वो हमने एल मान लिया। एल है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ रोप। टोटल मास भी एम, जो रोप का मास है हमारे पास वो होगा हमारे पास एम। तो इसके बाद हमें दिया गया आफ्टर इनिशियल फेज, आफ्टर इनिशियल फेज से ए मिनट और सो द रोप हैज़ डैश वेव। मतलब ये रोप ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन 1 मिनट के बाद इसका जो आफ्टर इनिशियल फेज से मिनट और सो मतलब 1 मिनट बाद इसका जो डैश वेव, मतलब कौन सा वेव होगा इसके पास, ये हो जाएगा हमारे पास स्टेशनरी वेव। लेकिन क्यों होगा ये स्टेशनरी वेव? आप देखो कि इस साइड से हम इसको कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करवा रहे हैं तो ये सामने जाके धक्का खा रहा है और धक्का खा के फिर से ऑपोजिट, मतलब जो ऑपोजिट पाथ होता है ना, ऐसे करके ये ट्रेस हो रहा है। ऑपोजिट पाथ से सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऐसे ट्रेस हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें एक स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव मिल जाएगा। मतलब वेव को देख के हमें लगेगा कि वेव एक जगह पे फिक्स्ड हुआ है, वेव मूव नहीं कर रहा है। ये हमें देख के ऐसा लगेगा क्योंकि जो वेव जा रहा है वही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वापस ऑपोजिट पाथ से ट्रेस बैक हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहले स्टेशनरी। फिर ब्लैंक टू देख लेते हैं। व्हिच इज डैश इन नेचर, ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल। क्योंकि आप देखो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, जो कि बैक एंड फोर्थ ऐसे मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये जो वेव है ये ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा। आप देखो कि इसमें दिया भी है कि एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे 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 करके लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा है। इट रिजल्ट्स इन सुपरपोजिशन ऑफ लेफ्ट ट्रेवलिंग एंड राइट ट्रेवलिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्योंकि जो ये वेव है लेफ्ट वाला वो भी लॉन्गिट्यूडिनल और राइट ट्रेवलिंग वेव भी लॉन्गिट्यूडिनल है, और दोनों का जो सुपरपोजिशन वेव है वो भी लॉन्गिट्यूडिनल है। सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑफ द फॉर्म। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो आप देखो कि डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे कैसे करेंगे कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम होता है। मतलब ये T⁻⁻1 का डायमेंशन है यहाँ पे। अब देख लो, आप कोई ऑप्शन पिक कर लो, जैसे स्क्वायर रूट, आप देख लो स्क्वायर रूट L/G देख लो। तो स्क्वायर रूट L/G मतलब स्क्वायर रूट L क्या होता है? L होता है मीटर। अगर मान लो कि L मीटर होता है, G क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड। एक सेकेंड, L/G, L होता है मीटर और G होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर ऊपर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि अगर सेकंड स्क्वायर ऊपर आ गया तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये T बन जाएगा। और जो रूट G/L बनेगा हमारे पास, रूट G/L देख लो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये होगा, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास T⁻⁻1 का डायमेंशन। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट G/L।
और ये ब्लैंक 1 ब्लैंक 5 हो गया, और ब्लैंक 2 जो होगा वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल, ब्लैंक 3 भी लॉन्गिट्यूडिनल होगा, क्योंकि आप देख लो कि ब्लैंक 2 में हमारे पास है व्हिच इज डैश इन नेचर। तो ब्लैंक 2 में आप देखो कि ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन हो रहा है और ऊपर नीचे कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है ही, तो ऊपर नीचे ऑसिलेशन नहीं हो सकता, तो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बन जाएगा। और ये अगर लॉन्गिट्यूडिनल हुआ तो इट रिजल्ट, लॉन्गिट्यूडिनल का रिजल्ट क्यों होगा कि रिजल्ट फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ लेफ्ट ट्रेवलिंग एंड राइट ट्रेवलिंग। अब देखो कि अगर लेफ्ट ट्रेवलिंग और राइट ट्रेवलिंग वेव का अगर ऐसे सुपर पोजिशन होता है तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल है, क्योंकि अगर दोनों लॉन्गिट्यूडिनल नहीं हुआ तो जो रिजल्टिंग सुपर पोजिशन वेव है वो कैसे लॉन्गिट्यूडिनल होगा, तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल होना पड़ेगा। और लास्ट में देखो कि ब्लैंक 4 में क्या दिया है, ब्लैंक 4 में हमारे पास दिया है कि दिस रिजल्टिंग वेव है फ्रीक्वेंसी, वेव का फ्रीक्वेंसी होगा इक्वल टू, ये होगा इक्वल टू दैट ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी न्यू। ये इक्वल टू क्यों होगा हम देख लेते हैं कि इक्वल टू ये इसलिए होगा कि आप देखो कि ये हमारे पास था हमारा रोप, मतलब रोप को हमने इस साइड से फिक्स कर दिया, इस साइड से फिक्स कर दिया, और इस साइड को हम कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेट करा रहे थे, कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेट करा रहे थे इस साइड को, और ये रोप यहाँ पे जाके धक्का खा के वापस ऐसे आ रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये रोप आप इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको हम फोर्स कर रहे हैं ऑसिलेट करने के लिए। राइट साइड में हम कंटिन्यूसली इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो ये ऑसिलेट हो रहा है तो हम इसको फोर्स करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है ना उसमें इक्वल टू होता है, जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, जो रिजल्टिंग वेव का फ्रीक्वेंसी होता है वो इक्वल टू होता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी न्यू का।